अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क के जो मजमूई सूरत हाल है उससे कौन ना वाकिफ़ है। इस वक्त हमारे ताजिरों ने, सनतकारों ने पाकिस्तान में एहतजाज शुरू कर दिया है और एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, यानी कि है आज कराची में, और ये कब तक जारी रहेगा इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। और अगर हम ये जो एहतजाज है इसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर बिल अदा नहीं किए जाते तो यानी कि हम किस तरह से वो बिल अदा कर सकते हैं कि जिसमें इतना टैक्स लगा दिया गया हो और उस टैक्स की मद में यानी कि इतने इतने पैसे वसूल किए जा रहे हों। तो इसी हवाले से हमारे ताजरों ने और सनतकारों ने बिजली के बिलों, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में यानी कि एहतजाज कर दिया और सरापा एहतजाज बने हुए हैं। तमाम यानी कि मुल्क में कारोबार इस वक्त बिल्कुल बंद है और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक बंद पड़ा हुआ है और आवाम की परेशानी में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। पहले बिजली गैस के बिल थे और अब क़यामत ढा दी गई है कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा हो चुका है कि 306 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल। अब गरीब आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। जाहिर है कि जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो तमाम अशिया खुर्दे नोश पे पैसे बढ़ जाएंगे, तो एक आम इंसान ज़िंदगी को कैसे गुजारेगा, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कैसे करेगा। और जो रोज़ के दिहाड़ीदार लोग हैं जो कि रोज़ गड्ढा खोदते हैं और रोज़ पीते हैं और अपने बाल बच्चों को पिलाते हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। और हम आपको ये भी बताते चलें कि अब मुल्क में जिस तरह से ताजिरों ने हड़ताल की है ये कराची से लेके खैबर तक जा रही है और पूरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ताले पड़ जाएंगे। और सड़कों पे भी देखने में यही आया है कि ट्रैफिक भी बहुत कम नज़र आ रहा है, जिससे और दुश्वारी का सामना है। अब अवाम, ताजिर, सियासी जमातें मिलकर यानी कि इस एहतजाज में शामिल हैं और रोडों पे निकले हुए हैं। अब हुकूमत जो है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। कई मतलब उन्होंने इजलास बुलाए, कई इजलास किए, लेकिन वो इजलास भी नाकाम हुए। कहते हैं कि IMF का मामला है, IMF से हमने माहिदा किया हुआ है और IMF से हम अपील कर रहे हैं या IMF से हम बात कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ दे दिया जाए। तो अगर IMF अगर इसमें थोड़ी सी जुम्बिश नहीं करता है तो हमें मज़ीद और महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और जब ये महंगाई का तूफान मज़ीद बढ़ेगा तो यकीनन करप्शन में भी इजाफा होगा और बहुत सी बुराइयां पैदा होंगी। लेकिन हुकूमत जो है वो किसी भी तरह से ताजरों से मुज़ाकरात नहीं कर रही है। कुछ मुज़ाकरात हुए भी तो वो नाकाम हो गए और हुकूमत ने यही कहा कि हम IMF से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई लाहे अमल तैयार होगा। लेकिन देखने में यही आया है कि अगर हम पीछे चले जाएं कुछ दहाइयाँ तो हम ये देखते थे कि साल में रुपए या 2 रुपए बढ़ा करते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और जहां हमारे बड़े बड़े सनतकार, ताजिर, बिजनेसमैन परेशान है, तो एक आम इंसान की ज़िंदगी का सोचिए कि वो किस तरह से आगे ज़िंदगी को यानी कि चला सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को वो पूरा कर सकता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे हमारी अहम शख्सियात। उसके साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मिर्ज़ा अकबर बेग साहब। खुश आमदीद। मैं आपको, आपके चैनल को, आपके टीम को सलाम करता हूं कि मुझे इस मौजू पे आपने बुलाया। तो मौजू ये जो महंगाई आपने देखी, हड़ताल बहुत कामयाब हुई है। अब महंगाई की असल वजह मैं आपको बताता हूं। तब से IMF के बाद ये कर्जा मांगने जाते हैं तो अमेरिका को इनके अकाउंट का सब पता है, कितने कितने डॉलर किस किस बैंक में पड़े हैं सियासतदानों के।
और फिर ये भीख मांगने जाते हैं। IMF ये नहीं कहता कि गरीबों पे महंगाई करो, IMF ये कहता है कि ये जितने भी मिनिस्टर और जो भी हाई लेवल के आदमी इनकी मरातें खत्म करो। ये अवाम के टैक्सों का पैसा, ये अमानत है अवाम की, जो कि अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उलट है। जितने भी मिनिस्टर हैं ये हाई फाई मरात लेते हैं और तमाम इंजॉय ये करते हैं, अवाम भूखी मर रही है। इनको किसने पावर दिया कि अवाम का टैक्सों का पैसा इनको मरातें दी जाएं? जी यार, ताजिरों ने ये भी तो कहा है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं या जो भी हमारे है इस तरह के ताजिरों की अंजुमनें हैं या एसोसिएशंस हैं, यूनियन है, उन्होंने यही कहा है कि जो आला अफसरान हैं उनकी मरात में कमी की जाए, और बल्कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने तो बाकायदा उनकी फाइलें मंगवा ली कि किन किन को, यानी कि बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, ये तमाम चीज़ें फ्री हैं। इनको हर चीज़ फ्री है, घर का मकान का जो रेंट है वो भी इनको दिया जाता है, गाड़ी का भी दिया जाता है, ड्राइवर। भाई ये अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च करो। जमहूरियत तो यही बुनियादी जो है जमहूरियत का, इन लोगों का क्या गरीबों का, कि ये अवाम के ऊपर फराइम में जो टैक्स देती है अवाम, उनके ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन ये अवाम पे खर्च नहीं होता, अवाम भूखी मर रही है। अब आप ये देखें, मैं जो सैलरी आदमी की है वो 25 है, 30 है, 35 है, कम से कम लेवल पे, और उसका है किराए का घर। अब वो किराए का घर कम से कम 12-15 हज़ार का किराया होता है, इलेक्ट्रिक का बिल 10-12 हज़ार का हो, तो उसकी तो सैलरी दोनों को देके खत्म हो गई। और सैलरी से वो अपना वो घर का गजल बसर नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर मौजूद है रिजवान साहब। रिजवान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब, आप लोगों ने पूरे कराची को इस वक्त यानी कि बिल्कुल जाम कर दिया है और स्ट्राइक हो रही है। सर, ये मतलब क्या हुआ, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात आप लोगों के हुए या आपकी एसोसिएशन या फेडरेशन ने की मुलाकात? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे हमको लाइन में दिया। मैं आपको बताया चलो, हमारा काम जाम करना नहीं, हमारा तो काम करना है, कारोबार करना है। जाम करने का जो है वो हम क्यों हमने किया, आपको पता है। जो बिलों की जो रेट है आप समझ सकते हैं। किसी का जो बिल पहले 15,000 था वो तकरीबन 30,000 रुपये आ गया। उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ी, खराजात बढ़ गए, तो किस तरह वो जो है वो सर्वाइव करेगा। आप समझ सकते हैं कि इस हालात में, इस माशी हालात में वो किस तरह गुजारा करेगा। ये तो हुकूमत का काम है देखना। आया हुकूमत जो है बोझ सिर्फ आवाम पे डाल ली है और जो गरीब आदमी उस पर डाल ली है। कुछ आप अपने बड़े भी बोझ डाले ना। इतने जो आप जो है करोड़ों की जो गाड़ियां चला रहे हैं, अरबों रुपए की जगहों पे रह रहे हैं और सारा जो है फ्री मराल दे रहे हैं, ये सब पैसा तो आवाम का है ना, आवाम के टैक्सों पे जॉब चल रहे हैं। आप ये जितनी भी चीजें हैं ये सब खत्म करें और आवाम को दें। आवाम के लिए ये जो है हुकूमत का काम है आवाम को रिलीफ देना, अपने आप को रिलीफ नहीं देना। ठीक है रिजवान साहब, लेकिन ये बात तो अब आप कर रहे हैं, लेकिन ये तो कई सालों से ये सिलसिला जारी है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बल्कि जब से के इलेक्ट्रिक आया है, जब से बिलों की जाहिर के उसमें इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, बिल तो ज़्यादा आ रहा है। ये ख्याल अब क्यों आया आप लोगों को? इसकी क्या खास वजह है कि अब आपको ख्याल आया, जबकि ये कई सालों से ये सिलसिला जारी है? देखिए, पहले जो है आदमी जो है कमाता था, कुछ उसका गुजारा हो जाता था। अब गुजारा नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगा? लोग डकैती करे, चोरी करे, किसी के घर लूटे, क्या करे? अब क्या शरीफ आदमी जो कारोबारी आदमी है या जो मिडिल क्लास है, जो व्हाइट कॉलर है, वो बेचारा क्या करेगा? अब उन पे बनाई है। आप समझ सकते हैं कि ये जो आप के इलेक्ट्रिक का जो महकमा है, मेरी समझ से बात है, दुनिया में जो है 2-3 कंपनियां होती है जिससे आवाम को फायदा होता है, आवाम को रिलीफ मिलता है, कंपटीशन होता है, उससे आवाम को रिलीफ। यहाँ सिर्फ पूरे कराची में सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की, आप लाएं उनको, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इससे आवाम का फायदा होगा। पहले एक आप समझ सकते थे मोबाइल कंपनी थी, उसके जो है मोनोपोली। अब जो है इतनी कंपनियां मोबाइल फोन कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनियां, अब देखें किससे उससे आवाम को फायदा हो रहा है ना। यहाँ तो सिर्फ जो है अपनी जेबें भर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं जो बड़े अशरफी है उनको फायदा है, आवाम को कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कई इजलास किए, लेकिन अभी तक कोई इसका अमल नज़र नहीं आ रहा है। मसला क्या, कोई कमी का बात या कोई आवाम को कोई रिलीफ इलेक्ट्रिक में या पेट्रोल में या महंगाई में कोई नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है?
देखिए मैं बताऊं, अनबार काकड़ साहब तो शरीफ आदमी है, वो क्या करेंगे जब ऊपर से आवा क्या हुआ, बिगड़ा हुआ है, क्या हालात आप समझ सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट आई थी निगरान हुकूमत, ये तो इलेक्शन कराने आई है ना, लेकिन मैं उससे सवाल ये करता हूँ कि आप इलेक्शन कराने आए थे तो अब ये चीजें वो महंगी क्यों कर रहे हैं आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उसको कम भी करें। आप उसको जो है आप बढ़ा दिया तो आप उसको बढ़ा ही नहीं, और अगर बढ़ा नहीं सकते तो उसको कम करें ना, तो आप क्या लगा रखा है सिलसिला। ये जो अब हम इस पे सवाल लेने में जाने में ना भाई मसले जो है तो अच्छा, आपने कहा कि कम किया जाए, और ये तो एक सच्च बात है कि जो आला अफसरान है जिनको ये मराहत हासिल है कि उनकी इलेक्ट्रिक मतलब फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है और उनको और बहुत सी मराहत हासिल है, वो तो अपनी जगह बात सही है कि उनको कुछ कम कर दिया जाए या वो उनसे कुछ चीज़ें वापस ले ली जाए। लेकिन सर मैं ये आपसे मालूम करने की कोशिश करूंगा कि किन चीज़ों में मतलब किन चीज़ों में ज़्यादा कमी की जाए ताकि आप लोग ये जो एहतजाज है इसको ख़त्म कर दें। देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो अगर हमारी आमदनी है उसके हिसाब से हमारे अखराजात होने चाहिए ना। हमारी जो आमदनी अगर 35 से 40,000 रुपए है, जिसका बिल 20,000 रुपए आएगा, तो किस तरह गुजारा करेगा। ना वो अपने बच्चों को जो है खिला सकता है, ना बच्चा अगर कोई बीमार हो उसको दिखा सकता है, और भी अगर कोई उसके खाने पीने की चीज किस तरह करेगा। हम तो चाहते हैं या तो हम लोगों की आमदनी आप ऐसा काम लोग करें काम कि हमारी आमदनी बढ़े। आमदनी कैसे होगी जब माशी हालात ऐसे खराब है। सर बिल में कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जिनको कि मसला खत्म हो जाना चाहिए या वो टैक्स कम कर दिए जाए। मैं तो ये समझता हूँ 9 से 10 टैक्स हैं जो कि लागू हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 9 टैक्स है। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, कम से कम 400-500 यूनिट पे सारे टैक्स खत्म होने चाहिए ताकि उस बेचारे को तो रिलीफ मिले। जो बेचारा गरीब आदमी है 400-500 यूनिट जिसके होते हैं उस पर सारे टैक्स खत्म कर दें। कोई जरूरत ना आपको टैक्स लेने की, उसको ना सेल्स टैक्स, ना एडवांस इनकम टैक्स, ना टैक्स कोई लेने की जरूरत नहीं है। उसको रिलीफ दें। आप उसको रिलीफ देंगे तो काफी बेहतरी आएगी। आप उनका सोचें कम से कम। जो आदमी जो पैसा अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो वो तो 10-20 हजार। ठीक है सर, ये तो हमारी हुकूमत भी जानती है। सर आपने तो 40,000 रुपए तनख्वाह तो बहुत कह दी है। एक आम मजदूर जो है वो सर वो दिहाड़ीदार आदमी, उसके तो 25,000 रुपए महीना भी नहीं है सर। 18,000 उसको मिलते हैं या बहुत ज्यादा 25,000 रुपए मिलते हैं। ये तो आपने 40,000 सरकारी इसका नाम क्या तनख्वाह बता दी है, वो कैसे गुजारा करेगा सर। अरे मैं आपको कह रहा हूँ 40,000 की बात कर रहे हैं, जिसका 1 लाख रुपए भी जिसकी जो है कमाई वो भी गुजारा नहीं कर पा रहा इस हालत में। नहीं इस वक्त तो आप लोग भी हो रहे हैं ना सर। जाहिर है कि आप लोगों की तो आमदनी अच्छी थी, अच्छा कारोबार था, चलता हुआ कारोबार था, हमारी मईशत बड़ी अच्छी चल रही थी, और उसमें एकदम इस तरह से तो जाहिर है कि आप लोग परेशान हुए, आप लोगों पे पड़ी तो आप लोगों ने मुल्कगीर एहतजाज शुरू किया। मैं ये मालूम करना चाहूँगा ये IMF जो क्या मान जाएगा इनकी बात पे, हुकूमत की बात पे कि जी ठीक है हम रिलीफ दे देते हैं। IMF माने या ना माने, लेकिन अब आवाम को नहीं मानने को तैयार है। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अकबर बेग साहब, मैं ये जाने क्या IMF मान जाएगा, IMF क्या चाहता है मकसद कि मुल्क में और मजीद चीजें हों। ये जो IMF है ये कभी ये नहीं कहेगा कि आप गरीबों के लिए महंगाई करें। उसका IMF ये कह, उनका नुमाइंदे का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उसने गरीबों के लिए नहीं कहा, उसने ये कहा है कि तमाम मराहतें खत्म की जाएं। अब जो मराहतें खत्म करेगा वो भी इससे फायदा उठा रहे, उसको भी पेट्रोल 300 लीटर 3,000 लीटर मिल रहा है, वो क्यों इस पे वो लेगा सो मोटो के भाई आप मराहत खत्म करें। तमाम फैसिलिटी वो भी ले रहा है जो खत्म करेगा, तो ये तो हल नहीं होगा। अब कई जो है इसमें जो इतने टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, यार मैं इनकम टैक्स एक डिपार्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि ये इनकम टैक्स लेगा, मैं इनकम टैक्स पे भी लूं, मैं कई को क्यों इनकम टैक्स दूं। ये कोई यहाँ का उसमें तो एक टैक्स 2-2 बार है, और कई टैक्स तो ऐसे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। यानी कि आम आदमी को उन टैक्सेस का पता नहीं है कि ये किस मद में ये टैक्स लिखा हुआ है, और उसके तकरीबन कई 100 रुपए लिखे रहे, यानी कि 500, 1000, 2000 वो रुपए लिखे, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस मद में जा रहा है। अभी डैम नहीं बना, वो डैम का टैक्स है। भाई डैम का टैक्स है तो डैम बने भी तो लोगों को सहूलत भी तो मिले। ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन वो मराहत वाली बात जो है वो कुछ समझ में आने वाली है कि हुकूमत जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल करे। और यानी कि वजीर आजम साहब, निगरान वजीर आजम जो हैं, उन्होंने
इस पे एक्शन लिया है और वो फाइलें मंगवाई हैं और वो चेक कर की जा रही है कि किसको कितनी कितनी मराहत है और डेली इसके ऊपर ये बातचीत चल रही है। रिजवान साहब, निगरान वजीर आजम कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात हुई थी जब वो कराची आए थे और आप लोगों उसके साथ उन्होंने एक मीटिंग की थी, तो आपने क्या देखा कि इनके इख्तियार में है कि ये कुछ कर सकेंगे इस हवाले से? देखिए, उन्होंने बात बहुत अच्छी की और सच्चे आदमी है, सही बात की। उन्होंने कहा जो मेरे बस में मैं करूंगा, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हवा जब ऊपर से कितने सालों से हवा बिगड़ा हुआ है तो इतनी जल्दी कहाँ सही होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आवाम को जो है ना, वो हुकूमतों को मसला नहीं है। अब वो कहते हैं 2 वक्त की जो रोटी हमें देगा, जो हमें फैसिलिटी देगा, हम उसके साथ चलेंगे। अब वो ये हुकूमतों को सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए। अगर वो दे देते कोई भी, उनको जरूरत नहीं है, जमहूरियत हो जो भी हो, लेकिन वो चाहते ही है कि हमारा घर का रोजी रोटी चले, हम लोगों का कारोबार चले। बहुत परेशान है। आप दुनिया में जो है लोग फैसिलिटी, आप टैक्सेस की बात करते हैं, दुनिया में लोग टैक्स लेते हैं ना, फैसिलिटी लेते हैं। वहाँ जो है तालीम मुफ्त होती है, वहाँ मेडिकल फ्री होता है, वहाँ जो है उनको जो है सहूलियात दी जाती है। आप जो टैक्स लेते हैं, आप कौन सी सहूलियात देते हैं हमको? आज तक कोई सहूलियात मिली हमको? सर, सहूलियात तो तमाम चीज है, लेकिन शऊर की बात है कि आप अपने हुकूक को समझें, अपने शऊर को समझें। और मैं आपसे आखिर में यही जानने की कोशिश करूंगा, चाइना ने कहा था कि अगर हमें दे दिया जाए तो हम पाकिस्तान में सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं, तो सर इसको क्यों नहीं दिया? आप लोगों के इल्म में है कुछ? देखिए, हम तो ये चाहते हैं चाइना ले ले, जो भी ले ले, इस मुल्क में सुधार आ जाए। 76 साल हो गए, अभी तक हम इसी में रोना रो रहे हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस है। इस मुल्क को तो बेहतर कर दें। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आगे आने वाली नस्लों की क्या आप समझ सकते हैं? आगे आने वाली नस्लों का जो है कोई फ्यूचर दिखता नहीं हमें। जो हमने गुजारने से गुजार दी, लेकिन आगे बच्चों का क्या हाल होगा? अब ये लोग सोचने मजबूर, लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिनके पास 2 पैसे हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो चले जाएंगे तो यहाँ क्या हाल होगा? ये हुकूमत को समझने को तैयार नहीं है। जी, हुकूमत ये समझने को तैयार नहीं है कि नौजवान तबका खास करके और फैमिलीज जिनको अल्लाह ने दिया है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ से फैक्ट्रीज, हमारे यहाँ से मिलें, हमारे यहाँ से कारखाने कुछ बंद हो गए हैं और कुछ यहाँ से शिफ्ट दूसरे ममालिक में हो रहे हैं। ये एक बड़े अलमिये की बात है, क्योंकि उनको वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, वो सहूलियात नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। सर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि आप ये बताइए कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है कराची के एक नुमाइंदा यानी कि तंजीम के आप लीडर हैं, ये आपकी हड़ताल जो है ये कब तक जारी रहेगी, क्या कह सकते हैं आप इसके हवाले से? आज कई रोज हो गए। जी, हड़ताल कल हमने की थी, पूरे कराची की ताजी तंजीमों ने उसमें जो है पूरा हड़ताल थी। आज भी जो है सियासी जमात ने हड़ताल की, वो भी जो है कुछ मार्केटें खुली थी, कुछ बंद थी। मकसद हमारा हड़ताल करने का नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो है हमको रिलीफ दे दी जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, हम कारोबार करें, 2 पैसे कमाएं, सरकार को भी दें और खुद अपने घर भी लेके जाएं। ये हड़ताल अभी एक दिन खत्म हुई है, अगर ये मसाइल हल नहीं हो तो आगे जो है ये हड़तालें बढ़ेंगी और जो है वो धरनों की सूरत जो है इख्तियार करेगा। इस हालात से बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी जो है बैठ के बात करके हम तमाम लोगों को, जो लोग मौजूद हैं, उनको रिलीफ दिया जाए या कोई लाहे अमल तैयार किया जाए जिससे कि ताजरों को भी फ़ायदा हो सके और आम आवाम को भी फ़ायदा हो सके और हुकूमत भी सुकून से चल सके, ताकि ये एहतजाज, ये धरने ना हो सके। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे हमारे साथ। अकबर बेग साहब, क्या देखते हैं ये हड़ताल, ये जो है इसका जो जिस तरीके से सरापा एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी हो रही है, कराची में भी हो रही है, पेशावर में, कोयटा में, हर पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं? इसमें मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन यहाँ हुआ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अकबर बेग साहब आपसे और रिजवान साहब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सदर हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि अब आप जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था
कि ये बताइए कि ये जो पूरा पाकिस्तान जी, जो जी, एहतजाज बिल्कुल। था जो कर रहे हैं, इसका क्या हल देखते, किस तरीके से ये होगा ताकि हमारे मुल्क में अमन हो देखिए, सके? आसिफ भाई, आज की हड़ताल बहुत कामयाब रही, कल की भी बहुत कामयाब रही। अब मसला होता है ये महंगाई का। अब मैंने जो सर्वे किया वो ये दिखता है अंदर बहुत लावा पक रहा है। अगर ये फूट गया ना, बहुत लोग जलेंगे इससे। तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ इसको कंट्रोल करें और गरीब अवाम को रिलीफ दें, जो उनका बुनियादी हक है उसको पूरे हुकूक दिए जाएं। अब KSC का जो मसला है, वो कोई भी कंपनी अपना एक आइटम बनाती है, वो पर यूनिट के ये पीस इतने का है, आपने कहा 1 दर्जन दे दो, उसने। अब ये द इनकम टैक्स का इसका क्या, इनकम टैक्स वाला डिपार्ट ले रहे हैं, हम उसको दे रहा हूं, मैं देता हूं इनकम टैक्स, IFBR है। तो मैं इनको क्यों इनकम टैक्स दूं? जनरल सेल टैक्स, इनका कोई किसी टैक्स का इनका कोई बनता नहीं है। ये खाली अपने यूनिट बेचें, जो यूनिट खर्च है उसके पैसे ले लें आप। ये तो इसका उसूल। अब मैं आपको दूसरी तरफ ये बताऊं, अगर आप दुकान पे जाते हैं, दूध लो, 1 किलो लिया, 220 चल रहा है, उसने दूध के 220 के नीचे लगाया ये सर्विस चार्जेस 50 रुपए, लाइट की चार्जेस इतने, मेरे लेबर का खर्च इतना, वो पता चला 450 रुपए का पर। आप लोग 400, वो इतना टैक्स अगर दूध वाला लगा दे। अब तो दूध वाले भी स्ट्राइक करने वाले हैं। नाज़रीन, आपको ये आगे आने वाले दिन की बात बता दूं कि दूध भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जब दूध महंगा होगा, क्योंकि दूध फार्मा एसोसिएशन ने भी कह दिया है कि हम हड़ताल की तरफ जाएंगे। अगर सर वो भी हड़ताल करते हैं, ये भी तो मुल्क कैसे चलेगा सर? और फिर चाइना का मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब चाइना ने ऑफ़र की, अभी भी ऑफ़र की कि आप हमें दे दें, हम सस्ती बिजली देंगे, तो सर उससे माहिदा ना करने की वजूहात आप क्या समझते हैं? इनका जो अपना परसेंटेज है वो मारा जाता है, वो इनको नहीं मिलेगा, तो वो उसको लेने ही नहीं देंगे। जो इनकी आमदनी है ऊपर की, बड़े बड़े इसके अंदर एक चेन चलती है, तो टन बाई टन सबको हिस्सा पहुंचता है। अब इलेक्ट्रिक का मसला है, ये तो अवाम इसके अंदर रो गई है अवाम, मजीद अभी और इलेक्ट्रिक भी महंगी होगी, तो क्या करेगी? ये तो हुकूमत करे कि भाई अवाम को अपनी रिलीफ दे, और तमाम सियासतदान जो मोहब्बत वतन है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ की अवाम से, वो आके इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारी मरातें हमने खत्म कर दी। हमें कोई, अल्लाह ने उनकी सैलरी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो उनको मरात क्यों दी जाती हैं? क्या आप बोलता है कि अवाम के टैक्सों का पैसा इनको दिया जाए? जी, तनख्वाह इतनी है और उसके बाद ये तमाम मरात, तो उनको तो सूखे सूखे पैसे बचे। वो तो हर चीज गरीब आदमी मर रहा है जो कि सुबह से शाम तक अपना पसीना बहा रहा है, अपने बच्चों के लिए रात दिन तपती धूप में वो मजदूरी कर रहा है, और शाम को जब जाता है तो वो जितने पैसों का सामान लेके जाता है, उसकी बेचारी दिहाड़ी जो है वहीं खर्च हो जाती है, और एक दिन का राशन उसको मिलता है। तो इस तरफ हमारी हुकूमत को सोचने की है। अच्छा, अब कई कंपनियां हो सकती है, ये बात हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी सवाल उठाया था, और मैं हमेशा इस सवाल को करता रहूंगा कि चाइना ने कहा कि जी हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद के इलेक्ट्रिक को दोबारा 6 महीने के लिए हम पे मुसल्लत कर दिया गया कि 6 महीने का, तो उस दौरान में कोई भी टैरिफ, कोई भी बस अब दरख्वास्त यानी कि पहुंची नहीं है हुकूमत के पास कि कई कंपनियां वहां आ जाएं। सिर्फ 2 कंपनियां पहुंची हैं इलेक्ट्रिक के हवाले से, जबकि 4 कंपनियां पूरे बस अगर दुनिया में देखा जाए तो 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि के इलेक्ट्रिक को संभाल सकती हैं, लेकिन 2 ने अपना टैरिफ दिया। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह यही है, अगर ये अवाम के हमदर्द हो कि भाई अवाम हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये नहीं उठाते। ये सिर्फ एक ही कंपनी मांगते हैं बस, के का क्या क्यों रखना चाहते हैं आप के को? पहले तो उसका जवाब दें। ये टैक्स लेते हैं, टैक्स किस पर खर्च करते हैं आप लोग? अवाम पे नहीं कर रहे। जितने बुनियादी हुकूक कानूनन दिए वो इनको नहीं मिलते। पानी का टैक्स लेते हैं, पानी हम खरीद के पीते हैं। कचरे का टैक्स लेते हैं, कचरा उठाने के हम पैसे देते हैं। कोई मतलब है टैक्स, गाड़ियां नहीं आती हैं, टैक्स दे रहे हैं, अवाम बड़ी अच्छी है यहाँ की, लेकिन ये जो है वो उसको हुकूक नहीं देते, पैसे सब लेते हैं। अभी आप कुछ दिन के बाद देखना केस में ये आएगा लिख के, मेरा बाप आगा खान में हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके पैसे इतने बनते हैं, आप लिख लें मेरी बात। जी, टैक्स अगर यही हालात रहे तो जो हम बाहर निकलते हैं और जो धूप
धूप लेते हैं तो उसका भी टैक्स लिया जाएगा। इस वक्त हमारे दरमियान या टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक हाशमी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इखलाक हाशमी साहब जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इखलाक हाशमी साहब, ये ताजरों ने, सनतकारों ने एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कर रखा है। आपकी हुकूमत थी, अब दिगरा हुकूमत है। आपकी हुकूमत तो बस अब कर गई जो करना था उसे। जो दावे आप लोग करते थे सर, उसमें तो आप पूरे उतरे नहीं। ना महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल कम हुआ, और ना क्या इलेक्ट्रिक का कोई सद्देबाब कर सके आप। जबकि आपकी हुकूमत थी उस वक्त उनका माहिदा ख़त्म हो गया था, फिर 6 महीने का रिलीफ दे दिया गया। तो क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कि अभी तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, अभी तो निगरान हुकूमत है। सर तो मैंने अभी वो जो बात की है जब आपकी हुकूमत थी। निगरान हुकूमत तो अभी आई है। नहीं, तो हमने देखे ना, हमारी जब हुकूमत थी हमने तो पूरे पाकिस्तान की जो सूबाई असम्बली की तनख्वाहें भी देनी थी, कौमी असम्बली की तनख्वाहें भी देनी थी, मिनिस्टर्स के अखराजात भी थे। तो निगरान हुकूमत के सर पे तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो निगरान हुकूमत को जो ये अरबों खरबों रुपए बच रहे हैं, तो ये रिलीफ देना अपना, ये आवाम को क्यों नहीं रिलीफ देते हैं? सर ये जो IMF से जो आखिरी जो माहिदा किया था कि हमारा इसमें हम डिफॉल्टर ना हो जाए, IMF से बात की थी। नहीं, अब IMF आपको रिलीफ देगा। ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो शटर डाउन है पूरे पाकिस्तान में, ये IMF का मामला नहीं है। IMF कभी भी ये नहीं कहता गरीबों को रिलीफ ना दें। ये असल में मामला ये है कि हमारी हुकूमत हो या ये निगरान हुकूमत हो या पहले की हुकूमत हो, हमने आज तक जो ना जो शख्स ये ब्यूरोक्रेसी है, जो भी लोग ये इमारात ले रहे हैं ना, जो खरबों अरबों रुपए हमारे जो लुटाए जा रहे हैं इनके ऊपर। देख रहे, एक रिटायर होता है, रिटायरमेंट से पहले 10-15 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, गाड़ी लेता है, मुलाजिम लेता है। रिटायरमेंट के बाद भी उसकी 10 लाख रुपए जो है पेंशन आ जाती है। तो यार ये जब तक हम अखराजात खत्म नहीं करेंगे, इसमें कोई भी माई का लाल आ जाए वो इस पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे सियासी इस्तेकाम जरूरी है। जब तक सियासी इस्तेकाम जरूरी नहीं होगा, हम पकड़ दकड़ से बाहर नहीं आएंगे। तो ये मुल्क जो ना इसी तरह जो ना इसी यही मामला चलते रहेंगे। ये दो चीजें आप कल जो ना इलेक्शन का ऐलान कर दें या अपना सियासी इस्तेकाम को ले आए। ये ना हो कि आप कराची के अंदर भी पकड़ दकड़ है, पंजाब में पकड़ दकड़ है, परवेज लाई साहब ज़ईफ आदमी है, उन्हें पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाला जा रहा है। तो भाई ये कहाँ से आएगा? हमारी आवाम को सब कुछ जो है ना आवाम के ऊपर नजला पड़ रहा है। आवाम आज आपको पता है फाका कशी की तादाद कितनी हो चुकी है, लोग कितनी खुदकशी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब ये मैं एक आज पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि मैं भी एक दर्द रखता हूँ, लेबर में कराची का सदर हूँ मैं। मतलब ये कि ये सब कुछ उस टाइम मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी जो ना हिम्मत को सही तरफ ले चलें। हम अपना रास्ते को सही तरह जो सही रास्ते पर चले जाएं, जिसके ऊपर तरक्की है, जिसके ऊपर बांग्लादेश ने तरक्की की है, जिसके ऊपर इंडिया ने तरक्की की है, जिसके ऊपर तमाम ममालिक ने, यहाँ तक कि हमारा जो अफगानिस्तान है उससे वो तरक्की की तरफ जा रहा है। तो हम तो उसकी तरफ जाते ही नहीं। हम तो सुन ले पहले इमरान खान आया था, वो नवाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ था। अभी जो है ना ये लोग आए हैं तो ना ये इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। और भाई खुदा का नाम और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुबह उठता है, वो गरीबों को रिलीफ देने के बजाय वो गरीबों को रिलीफ नहीं दे रहा है, और वो इन्हीं मामला में उलझा हुआ है। ये नैब का कवानीन, अपना फलाना इलेक्शन की डेट में भाई गरीबों को तो सर डेट तो आप भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने भी तो डेट दी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे तो सर क्या महंगाई कम हो जाएगी, ये रिलीफ मिल जाएगा लोगों को? वो तो 15 अक्टूबर को डेट है, उसने आना है। नवाज शरीफ ने पहले जो पाकिस्तान के ऊपर जो हालात थे, क्या ये जब वो हालात सही हो गए, लोड शेडिंग खत्म हो गई, दहशतगर्दी खत्म हो गई, मुल्क जो ना बड़े अमन का गहवारा बन गया। लेकिन सर ये तो बताए मुल्क ने तरक्की क्या की? मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, मानते हैं हम इस बात को, नवाज शरीफ साहब ने किया, चले मान लिया। लेकिन ये बताया कि मुल्क ने तरक्की कितनी की? मुल्क तो वही का वही है ना। आज भी महंगाई है, कल भी महंगाई थी, आपके वक्त में भी महंगाई है। नहीं, 2018 का रिकॉर्ड उठा लेना, तरक्की आपको सामने नजर आ जाएगी नवाज शरीफ, तो क्या कहने की बात ही नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने आया गर्दन। लेकिन जाते जाते आपकी हुकूमत ने भी तो पेट्रोल बम गिराया था यार। पेट्रोल बम देखे, ये वो जो हुकूमत थी वो थी 12 जमातों की हुकूमत। वो उसमें जो मजे सारे लूट रहे थे। मौलवी मौलाना फजलुर रहमान के पास भी आपको पता 3 मिनिस्ट्रियां थी। इस पार्टी के बाद कितनी मिनिस्ट्रियां थी? नून लीग के बाद तो गालियां खाने वाली मिनिस्ट्री थी यार। हमें क्या मिला है? नून लीग के तो एक वर्कर को नौकरी नहीं मिली। नून लीग के एक वर्कर्स को कोई काम नहीं हुआ,
कि यहाँ सिंध में कितने हमारे मामले। तो सर ये तो आपकी हुकूमत की नाअहली है ना, आपकी हुकूमत की नाअहली है ना। आपने पीआईए का मसला हल नहीं कराया, वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी फैली। स्टील मिल का मसला आप लोगों ने हल नहीं कराया, और अभी जनरल टायर में अलग मामला चल रहे हैं। ठीक है, वहां की भी यूनियन कह रही है हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमें वहां से मराहत नहीं मिल रही है। सही है, मराहत जा कहा रही है, ये सुन लेना, मैं आपको बेरोजगारी फैल रही है तो करप्शन नहीं फैलेगा। मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें और बता देता हूँ। कासम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जनाब ये जो कासम कासम इंटरनेशनल कंटेनर है वहां फटा हुआ है। उसके बाद ये जो अपना क्या नाम है कासम टेक्सटाइल मिल के अंदर लोगों को निकाल दिया गया 150-200 लोगों को, तो वो तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि ब्यूरोक्रेसी सनतकार अपना पैसा कमा रहे हैं, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री बना ली है। अच्छा एक बात का जवाब इखलाक हाशमी साहब, एक बात का जवाब दीजिए। तकरीबन पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को हम नहीं देख रहे, बाकी तमाम यानी कि एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग को नहीं देख रहे, जमात इस्लामी, MTM, अवाम, ताजिर, सनतकार सब एक प्लेटफॉर्म पे जो एहतजाज कर रहे हैं और उनके साथ शामिल है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनकी हिमायत नहीं कर रही है। अरे सुन तो लो, मंगल को हमारी क़यादत आ रही है यहाँ पे, और सिंध की जो तंजीम साजी है उस पर सारी इंशाल्लाह 1 हफ्ते में हम मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद आपको हर जगह मुस्लिम लीग नून नजर आएगी यहाँ पे सिंध में। लेकिन सर आपके मुस्लिम लीग नून ने आप ही के लोगों के साथ कुछ हक तलफी भी की है, जो सीनियर थे सर उनको नजरअंदाज भी किया है, इस बात से तो आप मुनकिर ना हो। यार नजरअंदाज तो किया, हमें नजरअंदाज किया तो मैं क्या करें, मुझे बताएं। अब क्या शिकायत ही कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। तो सर आप इनके साथ क्यों नहीं शामिल है? ये इतना बड़ा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, ताजे चीख रहे हैं, आम आवाम की बात कर रहे हैं कि कुछ टैक्सों में कमी की जाए। वहां पे जाके हम अपने जो कर सकते थे हमने किया वहां पे एहतजाज। कहाँ किया आप लोगों ने एहतजाज? अभी तक तो कोई नजर नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि आपने ताजिरों के साथ मिलकर कोई एहतजाज में शामिल हो या आपका कोई बयान आया हो। तो बयान दे रहा हूँ मैं आपको। भैया ये जो महंगाई है ये जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। पेट्रोल की कीमतें कम की जाए, और निगरान हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अच्छा इखलाक हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं? PDM की हुकूमत थी, ये कई 8, 9, 11 जमातें आपस में शामिल थी, ठीक है, ये 11 जमातें अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, ताजिरों को रिलीफ नहीं दे सकी, आप क्या समझते हैं? आप मुझे बताएं, ये एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक घर में जो 4 या 5, 6 भाई होते हैं ना, उनपे इत्तेफाक ने ये देखें, ये पता किस तरह से ये पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, किस तरह से पाकिस्तान को बचाया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं 16 महीने? मुझे बताएं हम क्या क्या करते 16 महीने में? हमारे हाथ पांव बांध। सर आप तो कह रहे हैं 16 महीने, और इससे आपसे पहले जो हुकूमत थी वो तो 3 साल थी आपकी, तो इससे पहले कई सालों तक हुकूमत रही है। हाथ बांध के गया इमरान खान, तो हम उसमें क्या कर सकते थे? अब 16 महीने में हम क्या करते थे? जो कर सकते थे हमने किया है, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ किया हमने 16 महीने में। चले ठीक है इखलाक हाशमी साहब, अब देखते ये हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब कौन सी तारीख पे आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? मुस्लिम लीग नून जो ना अवाम के साथ है। अवाम के साथ तो सारी जमातें हैं, लेकिन कोई रिलीफ भी तो दे अवाम को, कुछ सुकून तो दे। आगे चल के हम साथ होंगे। अभी तो अगला जो फाइनल मरहला आना है ना, उसमें नून लीग साथ खड़ी होगी। चले नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? 15 अक्टूबर को आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। 15 अक्टूबर को आ जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, हमारी भी दुआ है अल्लाह करे खैर खैरियत से वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके हुकूमत पे अपने जो भी है उसमें अवाम के लिए बात करें, अवाम को रिलीफ दिलाने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब आपका। जी अकबर बेग साहब, आप क्या देखते हैं कि अब जाहिर सी बात है ये 9, 10, 11 जमातें एक साथ और वो अवाम को रिलीफ ना दिला सकें, तो सर ये क्या समझ? मैं ये समझता हूँ अवाम को रिलीफ बस एक जो ऊपर हेड है ना वो क्या ही है, ये सस्ती हो जाएगी, अवाम पुरसुकून हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पे इसको कंट्रोल करे हुकूमत कि जो इसका जायज बनता है। अब आप ये देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनी अपनी लेबर को तमाम मराद देती है, यूनिफॉर्म देती है, लेकिन ये एक अनोखी क्या है कि वर्दियों के यूनिफॉर्म के पैसे हम दें। ओ भाई तुम नंगे भूखे हो क्या? करोड़ों रुपए कमा रहे हो तुम डकैती के उसमें आता है कमा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे, कोई भी जमात हो, कोई भी हुकूमत करे, चाहे निगरान हुकूमत हो या कोई सियासी जमात हो, अवाम की तरफ उसको देखना होगा
आवाम की तरफ उसको सोचना होगा, आवाम को उस रिलीफ देना होगा। और ख़ास करके जिस तरह से ताजिर हमारे एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये दायरा मज़ीद आगे बढ़ गया तो मुल्क के ऊपर जो बस बदनामी होगी मुल्क की, वो शायद बर्दाश्त ना हो सके एक मुहिब्बे वतन से। तो इस वक्त मुहिब्बे वतन होने के साथ साथ हमें बहुत बर्दाश्त से काम लेना होगा, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं, और ताजिरों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे ताकि ये मईशत का पहिया चलेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी मईशत को आगे बढ़ना चाहिए और एक आम आदमी को वो सहूलियात मिल सके ताकि वो अपने घर की फ़िक्रों से आज़ाद होकर काम कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।